नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एजुकेशन साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका चैप्टर नंबर 43 आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बालक व शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होना चाहिए। यही हम आज के चैप्टर में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 42 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर ज़रूर देखें। और जीके से संबंधित कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी के क्वेश्चन आंसर हमने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वो भी देख सकते हैं। हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो लाभदायक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें बालक व शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की क्या नीड रही है, क्या आवश्यकता रही है। फ्रेंडसन के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध माना जाता है। इन शब्दों में यह संकेत निहित है कि बालक और शिक्षक दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी एक का भी मानसिक स्वास्थ्य अगर अस्वस्थ रहा तो उसमें शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाएगा। इसके अभाव में न तो बालक सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और अगर शिक्षक में भी मानसिक स्वास्थ्य का अभाव है तो वो भी शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर किन कारकों की हानि होती है और किन कारकों का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और उसमें उन्नति करने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है, हम इन पर दृष्टि डालेंगे। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में रुकावट डालते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे अनेक कारक या कारण माने जाते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और उसकी समायोजन की जो शक्ति है वो कमज़ोर कर देते हैं। ये कारक हैं कौन कौन से, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कारक जो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालता है वो है वंशानुक्रम का प्रभाव। कुप्पुस्वामी महोदय के अनुसार बालक दोषपूर्ण वंशानुक्रम से मानसिक निर्बलता, एक विशेष प्रकार का मानसिक अस्वास्थ्य और कुछ मानसिक एवं स्नायु संबंधी रोग प्राप्त करता है। फलस्वरूप वो समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये सबसे पहला कारक माना जाता है। दूसरा कारक है शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख आधार माना जाता है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना स्वाभाविक है कि वो भी अच्छा नहीं होगा। अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। कुप्पुस्वामी महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि स्वस्थ व्यक्तियों की अपेक्षा जो रोगी व्यक्ति हैं वो नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने आए वो उनका सामना सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अगला जो कारक है वो है शारीरिक दोषों का प्रभाव। शारीरिक दोष जो है वो असमायोजन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। कुप्पुस्वामी महोदय का इसके संबंध में मत है कि गंभीर शारीरिक दोष बालक में हीनता की भावनाएं उत्पन्न करके समायोजन की समस्याएं उपस्थित कर सकते हैं। फिर है समाज का प्रभाव। समाज का अभिन्न अंग होने के कारण बालक पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक बात है। यदि समाज का संगठन दोषपूर्ण है
तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना जरूरी माना जाता है। समाज के आंतरिक झगड़े, धार्मिक और जातीय संघर्ष, विभिन्न समूहों के राजनीतिक दांवपेच, धनी वर्गों के संकीर्ण स्वार्थ, निर्धन वर्गों की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति की मांग, ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावनाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता का अभाव, ये जो सभी बातें हैं ये बालक में मानसिक तनाव जो है वो पैदा करती हैं। परिणामतः बालक के मानसिक स्वास्थ्य का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अगला जो कारक है वो है परिवार का प्रभाव। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुमुखी प्रभाव जो है वो परिवार का पड़ता है। इसमें सबसे पहला है परिवार का विघटन। आधुनिक समय में औद्योगिकरण के कारण परिवार का अति तीव्र गति से विघटन देखने को हमें आज के युग में मिलता है। बालक जो है परिवार के जो सदस्य हैं उनसे अलगाव की प्रबल भावना वो देखता है। अलगाव होता है बिछुड़ना, फलस्वरूप उसमें भी अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह असमायोजन की ओर अग्रसर होता है। दूसरा परिवार का प्रभाव है परिवार का अनुशासन। यदि परिवार में बालक पर कठोर अनुशासन रखा जाता है और उसे छोटी छोटी बातों पर डांटा डपटा जाता है तो बालक उसमें आत्महीनता की भावना जो है वो उस बालक में घर कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जाती। अगला परिवार का जो प्रभाव है वो है परिवार की निर्धनता। प्लांट महोदय ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न में लिखा है कि परिवार की निर्धनता के कारण बालक का जो व्यक्तित्व है वो उग्र और कठोर हो जाता है और उस बालक में हीनता और असुरक्षा की भावना जो है वो उसका विकास हो जाता है एवं उसमें आत्मविश्वास का स्थायी अभाव हमें देखने को मिलता है। ये सब बातें उस निर्धन परिवार के बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देते। पारिवारिक संघर्ष। परिवार के सदस्यों विशेष रूप से बालक के माता पिता के पारिवारिक संघर्ष जो हैं वो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना दूषित प्रभाव डालते हैं कि वह समायोजन करने में असमर्थ हो जाता है। इसके संबंध में कुप्पुस्वामी महोदय ने कहा है कि जिन माता पिता में निरंतर संघर्ष चलता रहता है वे समायोजन की समस्याओं वाले बालकों के अत्यधिक प्रतिशत का कारण होते हैं। अगला परिवार का जो कारक है वो है माता पिता का व्यवहार। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार से पालते हैं और कुछ उनमें किसी कारणवश बहुत समय तक अलग रहते हैं। कुछ उनको पर्याप्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो कुछ उनको अयोग्य और निकम्मा समझते हैं। कुछ अपने बच्चों को अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक निर्भर बना लेते हैं और कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों से अपने आदर्शों पर न पहुंच पाने के कारण वो अपने बच्चों से अत्यधिक घृणा करने लग जाते हैं। इस प्रकार के सब माता पिता जो है वो अपने बच्चों के मानसिक अस्वास्थ्य को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। फिर है विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर। तो जो विद्यालय है इसका प्रभाव पड़ता है कि परिवार के समान विद्यालय भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से वांछनीय प्रभाव डालता है और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विद्यालय का वातावरण। यदि विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं किया जाता है, यदि उसकी इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है और यदि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है
और यदि उसकी विशिष्ट रुचियों का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओं का आयोजन नहीं किया जाता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति का स्पष्ट रूप से विरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालय में निरंतर भय और आतंक का वातावरण एवं जाति भेद का बोलबाला रहता है तो जो बालक है, जो छात्र है, उसका मस्तिष्क जो है वो असंतुलित हो जाता है। अगला जो विद्यालय का कारक है वो है पाठ्यक्रम। यदि पाठ्यक्रम सब छात्रों के लिए समान होता है, यदि वह अत्यधिक बोझिल होता है, यदि वह बालकों की मांगों और बालकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और यदि वह पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों और छात्रों के क्षमताओं के प्रतिकूल होता है तो वह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने में पूर्णतया असफल प्रतीत होता है। तो पाठ्यक्रम जो है वो भी छात्रों के अनुसार ही होना चाहिए। अगला है शिक्षण विधियाँ। परंपरागत और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ जो हैं वो छात्र की ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, रुकावट डालती हैं। अतः वह हतोत्साहित होकर अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठता है, क्योंकि जिस शिक्षण विधियों से शिक्षक उनको शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षण विधियाँ बालक में रुकावट उत्पन्न करती हैं और उस बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। अगला है परीक्षा प्रणाली। अधिकांश विद्यालयों में आत्मनिष्ठ परीक्षाओं की प्रधानता रही है। ये परीक्षाएं जो हैं ये छात्रों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन नहीं कर पाती हैं कि वास्तव में छात्र की प्रगति क्या है। इन परीक्षाओं के प्रचलन के कारण जो कुछ योग्य छात्र होते हैं उनको कक्षोन्नति नहीं दी जाती और कुछ जो अयोग्य छात्र होते हैं उनको कक्षोन्नति दे दी जाती है। पहली प्रकार के बालक या छात्र जो है वो निराश और निरुत्साहित होकर अपने को वास्तव में अयोग्य समझने लगते हैं, क्योंकि वो वास्तव में योग्य छात्र थे और वो ऐसे व्यवहार के कारण अपने आप को अयोग्य समझने लगते हैं। और दूसरे प्रकार के जो छात्र हैं वो अयोग्य होने के कारण भी अपने को अगली कक्षा में अयोग्य पाकर विद्यालय कार्य से वो मुख मोड़ लेते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के बालक जो है वो असमायोजित हो जाते हैं। अगला जो कारक है वो है कक्षा का वातावरण। यदि कक्षा में वायु, प्रकाश और बैठने के स्थान का अभाव होता है और यदि उस कक्षा का वातावरण भय और आतंक पर आधारित होता है और यदि बालकों को छोटी छोटी त्रुटियों या गलतियों के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से उन्हें दंड दिया जाता है और यदि उनके विचारों एवं इच्छाओं का दबा दिया जाता है तो उनको उनके मानसिक स्वास्थ्य से बलपूर्वक वंचित किया जाता है। अगला कारक जो है वो है शिक्षक का व्यवहार। यदि शिक्षक जो है वो छात्रों के प्रति तनिक भी प्रेम और सहानुभूति व्यक्त नहीं करता है और यदि शिक्षक छात्रों के प्रति सदैव कठोर और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है और यदि शिक्षक छात्रों को अकारण दंड देता है और यदि शिक्षक छात्रों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास करता है तो शिक्षक उनके मानसिक अस्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा योग देता है। फिर है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये उन्नति करने वाले कारक हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ऐसे अनेक कारक या उपाय होते हैं जो बालक के स्वास्थ्य को बनाए रखने, अस्वस्थ न होने देने और उन्नति करने में सदैव सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये कारक न केवल बालक की असमायोजन से रक्षा कर सकते हैं बल्कि उस बालक की समायोजन की क्षमता में भी ये वृद्धि करते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला है समाज के कार्य। प्रत्येक बालक समाज में जन्म लेता है
और समाज में ही वो अपना संपूर्ण जीवन बिताता चलता है। अतः उसके मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने का जो उत्तरदायित्व है वो समाज पर ही होता है। इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए समाज अनेक कार्य कर सकता है और वो कार्य कौन कौन से हैं, जैसे बालक की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करना, बालक को सुख और सुरक्षा प्रदान करना और बालक के शारीरिक व्याधियों से मुक्त रखने के लिए चिकित्सालयों का निर्माण करना और बालक के संतुलित संवेगात्मक विकास के लिए हर समय साधन जुटाना और बालक के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों की समुचित व्यवस्था करना और बालक के लिए सभी प्रकार की उत्तम शिक्षा संस्थाओं का संचालन करना, तो ये सभी समाज के कार्य माने जाते हैं। परिवार के क्या क्या कार्य हैं, फ्रेंडसन महोदय ने बताया है कि परिवार जो है वो बालक को मानसिक स्वास्थ्य या असमायोजन की दिशा में अग्रसर करता है। परिवार जो है वो बालक को मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में किस प्रकार अग्रसर करता है, इसका वर्णन हम नीचे देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है विकास की उत्तम दशाएं। फ्रेंडसन महोदय ने कहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में 6 वर्ष की आयु तक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास हो जाता है। ये तभी संभव है जब परिवार इनके विकास के लिए उत्तम दशाएं प्रदान करता है। ऐसा न करने से इनका विकास जो है वो असंभव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति नहीं हो पाती है। अगला कारक है परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण। जिस परिवार में शांति और सामंजस्य का वातावरण होता है उसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य में निश्चित रूप से वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके संबंध में कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में सामंजस्यपूर्ण संबंध पाया जाता है और जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है और प्रत्येक बालक के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में अतिशय योग वो देता है। फिर अगला जो कारक है वो है माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य। बालक के मानसिक विकास की वृद्धि तभी संभव है जब उसके माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम दशा में होता है। इसके संदर्भ में फ्रेंडसन महोदय ने लिखा है कि प्रत्येक बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ और एक दूसरे से प्रेम करने वाले माता पिता की आवश्यकता होती है। अगला कारक है माता पिता का व्यवहार। बच्चों के प्रति उनके माता पिता का उचित व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य के विकास में महत्वपूर्ण योग देता है। इस व्यवहार को अक्षरबद्ध करते हुए कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि जो माता अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है वो उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में योग देती है और जो पिता अपने बच्चों के साथ अपना जीवन और समय व्यतीत करते हैं वो अपने बच्चों के स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोणों का विकास करने में हर समय सहायता देता है। फिर अन्य कारकों की बात करें, इसके संबंध में फ्रेंडसन महोदय ने लिखा है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले जो अन्य कारक हैं वो है बालक और उसके माता पिता में मधुर संबंध होना चाहिए, बालक की स्थिति व व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास की उचित दिशा उनको देनी चाहिए, बालक की आधारभूत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, बालक की रुचियों, आकांक्षाओं और मानसिक योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना चाहिए, बालक को सफलताओं और असफलताओं में समान रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए, बालक को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता व निर्देशन देना, परिवार में जनतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित अनुशासन, तो ये इसके
अन्य कारक माने जाते हैं। फिर विद्यालय के क्या कार्य हैं, इनके संबंध में फ्रेंडसन महोदय ने लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य का विकास दिशा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और प्रभावशाली अधिगम की एक अनिवार्य शर्त दोनों ही माने जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के उल्लिखित महत्व से अवगत होने वाले शिक्षक विद्यालयों में उपलब्ध प्रत्येक साधन का प्रयोग बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए वो करते हैं। इस संबंध में प्रमुख तथ्य आपके अवलोकन के लिए नीचे दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। बालकों के प्रति शिक्षक का जो व्यवहार है वो नम्र, शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसे किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव किए बिना बालकों के साथ समान और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अत्युत्तम प्रभाव डालता है। अगला कारक है जनतंत्रीय अनुशासन। विद्यालय का अनुशासन भय, दंड, दमन और कठोरता पर आधारित नहीं होकर जनतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। बालकों में आत्म अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए छात्र स्वशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा बालकों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपकर विद्यालय के प्रशासन में साझेदार बनाना चाहिए। इन सब बातों के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर उन्नति होती चली जाती है। अगला है विभिन्न व उपयुक्त पाठ्यक्रम। विद्यालय का पाठ्यक्रम सभी बालकों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, अतः वह सबके लिए समान नहीं होकर विभिन्न वर्ग के बालकों के लिए विभिन्न प्रकार का होना चाहिए कि अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम जो है वो लचीला भी होना चाहिए और उसे सब बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को शक्ति प्रदान करता है। अल्पग्रह कार्य। शिक्षक जो है वो बहुधा बालकों को इतना अधिक गृह कार्य दे देते हैं कि उसे पूरा करना उन छात्रों के सामर्थ्य से परे की बात मानी जाती है और वो गृह कार्य पूर्ण न कर सकने के कारण वे दंड का विचार करके भय और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। इससे उनमें मानसिक तनाव जो है वो पैदा हो जाता है। अतः शिक्षकों को केवल इतना ही गृह कार्य देना चाहिए जिसे बालक सरलता से पूर्ण करके चिंता मुक्त रह सके। ऐसी मानसिक दशा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हितकर सिद्ध हो सकती है। फिर है विभिन्न क्रियाओं का आयोजन। विद्यालय में खेल कूद, मनोरंजन, अभिनय, स्काउटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अधिक से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भरपूर आयोजन होना चाहिए। बालक इसमें से किसी न किसी को माध्यम बनाकर अपने संवेगों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, विशिष्ट रुचियों, जन्म क्षमताओं आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। उनको ऐसा करने से वंचित करना उनके मस्तिष्क को असंतुलित करके उन्हें मानसिक अस्वास्थ्य का शिकार बनाना है। अगला है निर्देशन की व्यवस्था। बालकों के समक्ष कभी न कभी शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक उलझनों का प्रकट होना आवश्यक है। उनको इनका समाधान करने और इन पर विजय प्राप्त करने के लिए विद्यालय में शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए कुशल व्यक्तियों का होना आवश्यक है। निर्देशन प्राप्त न होने से वे अपनी उलझनों में अधिक ही उलझते चले जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अपने मानसिक स्वास्थ्य से वो हाथ धो बैठते हैं। अन्य कारकों की बात करें तो इसमें फ्रेंडसन महोदय ने बताया है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले अन्य कारक हैं शिक्षण विधियों में
मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का प्रयोग होना चाहिए। बालक और उनके साथियों के संबंधों की देखभाल होनी चाहिए। अभिभावक अध्यापक सम्मेलन होना चाहिए। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए शिक्षकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सम्मिलित प्रयास होने चाहिए। फिर है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले और उनमें व्यक्तिगत असमायोजन उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आर्थिक कठिनाई। शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का जो न्यूनतम वेतन है वो 100 रुपये और माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक है उसका न्यूनतम वेतन 200 रुपये मासिक है। आज की कमर तोड़ महंगाई के समय में इतना अल्प वेतन उनको सदैव आर्थिक कठिनाइयों में फंसाए रहता है। इस परिस्थिति का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। दूसरा है पद की असुरक्षा। राजकीय सहायता प्राप्त सब विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति से होती है और उसी की स्वीकृति से उनको अपने पद से पृथक किया जा सकता है। पर अनेक विद्यालय प्रबंधक धन की अनुचित बचत करने के लिए अनेक शिक्षकों को किसी न किसी बहाने ग्रीष्म अवकाश से पूर्व ही विद्यालय से अलविदाई दे देते हैं। इस प्रकार अधिकांश शिक्षकों को अपने पदों को खोने का भय सदैव त्रासपूर्ण रहता है। इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अति अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। फिर है कार्य का अत्यधिक भार। आम लोगों का विचार है कि शिक्षक को प्रतिदिन कम घंटे काम करना पड़ता है और छुट्टियां भी अधिक मिलती हैं। काम के घंटे भले ही कम हो पर उन सब घंटों में उसे अपने ध्यान को निरंतर और इतना अधिक केंद्रित रखना पड़ता है कि विद्यालय समाप्ति के समय वह उसमें खालीपन का अनुभव करने लगता है। जहाँ तक छुट्टियों की बात है, यदि उसे इतनी छुट्टियाँ न मिले तो उसे विद्यालय संबंधी कार्यों को समाप्त करना असंभव हो जाएगा। दी कॉमनवेल्थ टीचर ट्रेनिंग स्टडी के अनुसार इन कार्यों की संख्या 1001 है, जिसमें से कुछ सामान्य कार्य हैं जैसे कि पाठ तैयार करना, उसे बालकों को पढ़ाना, उनके लिखित कार्य को जांचना, उनकी साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं लेना, उनके लिए विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना आदि। सारांश में उस पर कार्य का इतना अधिक दबाव या भार रहता है कि उसे व्यक्तिगत समायोजन करने की बात सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता है। अगला है अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क। शिक्षक का प्रतिदिन कई घंटे अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क रहता है। वे अपने व्यवहार से ऐसी परिस्थितियां और समस्याएं पैदा करते रहते हैं कि शिक्षक को उन्हें सुलझाने में बहुत ही मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इस प्रकार की परेशानी उसके मानसिक स्वास्थ्य के विकास में अवरोध उपस्थित कर देती है। अगला बिंदु है शिक्षण सामग्री का अभाव। एलिस महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि शिक्षण सामग्री जितनी ही कम होती है उतना ही अधिक शिक्षक को बोलना पड़ता है और उतना ही अधिक समय उसे शिक्षण सामग्री को तैयार करने या फिर उसको एकत्र करने में व्यतीत करना पड़ता है। अधिक बोलने और अधिक मस्त रहने से शिक्षक की मानसिक थकान थोड़ी या अधिक मात्रा में सदैव बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो गिरता चला जाता है। अगला बिंदु है मनोरंजन का अभाव। शिक्षक प्रतिदिन कई घंटे कठोर मानसिक परिश्रम करता है। इतना परिश्रम के
इतने परिश्रम के बाद भी वह अपने मस्तिष्क को पुनः ताज़ा करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता पर विचार करता है, पर दरिद्र नारायण उसे अपने विचार को कार्य में परिणत करने का निषेध करते हैं, जिसके परिणामतः उसके मस्तिष्क का तनाव यथावत बना रहता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध। शिक्षक के सभी प्रकार के जो बाहरी कार्य हैं उन पर जिनका विद्यालय और शिक्षण से संबंध नहीं होता है, पूर्ण प्रतिबंध रहता है। उसे लेख या पुस्तक लिखने, निर्धारित संख्या में अधिक बालकों की ट्यूशन करने, यहाँ तक कि अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने की भी अनुमति शिक्षक को नहीं होती है। इस प्रतिबंध व दुष्परिणाम के विषय में द नाइन्थ ईयर बुक ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्लासरूम टीचर्स, इसमें लिखा गया है कि इस प्रतिबंध का निश्चित परिणाम होता है भय, कपट और कटुता, जो मानसिक स्वास्थ्य की विरोधी अभिवृत्तियां मानी जाती हैं। अगला जो बिंदु है वो है जातीय विद्यालय। हमारे देश के अधिकांश विद्यालयों का संचालन सूत्र जो है वो किसी न किसी जाति के हाथ में अवश्य रहता है। इस प्रकार के प्रत्येक जातीय विद्यालय में उसी जाति के शिक्षक को नियुक्त करने की प्रथा प्रचलित है। यदि संयोग से किसी अन्य जाति का शिक्षक वहां पर नियुक्त हो जाता है तो उसे घृणित और त्याज्य समझकर निश्चित दूरी पर रखा जाता है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार उस शिक्षक की समायोजन की क्षमता का विनाश कर देता है। अगला बिंदु है विद्यालय के निरंकुश शासक। विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधक और निरीक्षक सभी निरंकुश शासक होते हैं और सभी में निरंकुशता की सीमा पर पहुंचने के लिए होड़ लगी रहती है। उनकी निरंकुशता का आघात शिक्षक को सहन करना पड़ता है। वह उनसे इतना भयभीत रहता है कि अपनी मुसीबतों के बारे में एक शब्द भी बोलने के लिए वो अपना मुंह खोलने का साहस उनके समक्ष नहीं करता है। ऐसे शिक्षक की इच्छाओं का दमन और आत्मा का हनन हो जाता है, अतः उससे किसी प्रकार के समायोजन की आशा करना व्यर्थ हो जाता है। अगला बिंदु है समाज में निम्न स्थिति। समाज में इस परिश्रमी और परहितकारी सदस्य का समाज में कोई भी स्थान नहीं माना जाता। उसे इतनी निम्न स्थिति प्रदान की जाती है कि उसका सम्मान और स्वागत करने वालों को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। सत्य तो यह है कि समाज के भावी सदस्यों का निर्माता और पथ प्रदर्शक होने पर भी शिक्षक के प्रति घोर आतंकी का सा व्यवहार किया जाता है। इससे उसकी सभी आशाओं और सभी अभिलाषाओं पर इतना भारी हिमपात हो जाता है कि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य के विकास को असंभव समझकर स्थायी रूप से विस्मृत कर देता है। अगला बिंदु है अस्वस्थ निवास स्थान। दरिद्रता का चिरसखा होने के कारण शिक्षक दरिद्रों को किसी धनी और अस्वस्थ बस्ती में किराए का छोटा सा मकान लेकर, जिसमें धूप, वायु और प्रकाश का स्थायी अभाव रहता है, अपने जीवन के दिन वहां वो काटता है। इस प्रकार अस्वस्थ निवास स्थान उसको मानसिक रूप से सदैव के लिए अस्वस्थ बना देता है।
अगला बिंदु है शिक्षकों का पारस्परिक संघर्ष। हमारे देश का शिक्षक वर्ग अपने संघर्ष और एकता के अभाव के लिए काफी बदनाम माना जाता है। ऐसे विद्यालय के दर्शन होने दुर्लभ है जिनमें शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का संघर्ष अविराम गति से न चलता हो। इस प्रकार का संघर्ष शिक्षक के मस्तिष्क को संघर्षपूर्ण बनाकर उसे अपने समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य का विनाश करने के लिए बाध्यकारी करता है। अब है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने और उसे व्यक्तिगत समायोजन में सहायता देने में निम्नलिखित कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसमें पहला है कार्यभार में कमी। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की कुछ सीमा होती है। यदि उसे उससे अधिक कार्य दे दिया जाता है तो उसे अपनी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो गिरने लगता है, जिसका कुप्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उसे उतना ही कार्य सौंपा जाना चाहिए जितना वो कर सकता है। अगला है पद की सुरक्षा। अपने असुरक्षित पद के संबंध में शिक्षक इतना अधिक चिंतित रहता है कि उसे एक क्षण के लिए भी मानसिक शांति नहीं मिलती है। अतः उसके पद को इतना सुरक्षित कर देना चाहिए कि विद्यालय प्रबंधक लाख प्रयत्न करने पर भी उसे उस शिक्षक के पद से पृथक न कर सके। पद की ऐसी सुरक्षा उसके मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि का शक्तिशाली कारण माना जाता है। अगला बिंदु है वेतन वृद्धि व नियमित वेतन। इसमें हम बात करें कि शिक्षक को इतना अल्प वेतन मिलता है, मतलब कम वेतन मिलता है कि वह सदैव चिंताग्रस्त रहकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो देता है। अतः उसके वेतन में इतनी अधिक बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए कि वह आर्थिक चिंता से मुक्त होकर मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सके। पर केवल वेतन वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक विद्यालय अभी भी हैं जिनमें शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन भी नहीं मिलता है और उनको कई माह तक दूसरों का आर्थिक आश्रय लेना पड़ता है। इसमें न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव पड़ता है, बल्कि वे असमायोजन और जो असमायोजन की गति है वो द्रुत गति से उस असमायोजन की गति की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। उनको इन अभिशापों के पास से स्वतंत्र करने के लिए प्रतिमास निश्चित तिथि पर वेतन दिए जाने की दृढ़ व्यवस्था की परम आवश्यकता है। अगला बिंदु है शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर ही मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति की जा सकती है। अतः शिक्षक के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह नितांत जरूरी है कि उसके लिए मनोरंजन, स्वस्थ निवास स्थान, निःशुल्क चिकित्सा, कार्य की उत्तम दशाओं आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु है शिक्षण की दशाओं में सुधार। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए शिक्षण के पुरातन और परंपरागत दशाओं में सुधार करके उनको नवीनतम रूप प्रदान करना अनिवार्य है। इसके संबंध में गेट्स व अन्य के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए शिक्षण की दशाओं में उन्नति करना बहुत ही जरूरी है। अगला बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा।
प्रशिक्षण के समय अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की उत्तम शिक्षा भी उनको दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसकी उन्नति करने में सफल हो जाता है। अगला बिंदु है विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण। जातीयता, पक्षपात, चाटुकारी और निरंकुशता द्वारा निर्मित विद्यालय के वातावरण को समानता और जनतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार का वातावरण जो है वो शिक्षक को मानसिक संतुलन बनाए रखकर मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायता दे सकता है। अगला बिंदु है विद्यालय प्रशासन में साझेदारी। विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधक और निरीक्षक जो है वो शिक्षकों के प्रति इतना अधिक अमानुषिक व्यवहार करते हैं कि उसका समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है। इसका उपचार बताते हुए एलिस महोदय ने लिखा है कि विद्यालयों के संचालन और नीतियों एवं विधियों को निर्धारित करने में शिक्षकों का अधिक से अधिक भाग शिक्षकों को उसमें लेना चाहिए। अगला बिंदु है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति। सामाजिक स्वीकृति और सम्मान न मिलने के कारण शिक्षक में उत्पन्न होने वाला अंतर्द्वंद उसके मानसिक स्वास्थ्य को चूर चूर कर देता है। सामाजिक स्वीकृति और सम्मान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि यही है कि शिक्षक अति उत्साह से सामाजिक कार्यों में भाग ले। यही कारण है कि ट्रुमन ने अपनी पुस्तक द टीचर्स हेल्थ में इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षकों को सामाजिक कार्यों में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। अगला बिंदु है शिक्षक संघों का संगठन। शिक्षकों की जो हीन दशा है उसमें सुधार करके उनके मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने का यह एक उत्तम उपाय माना जाता है। स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तरों पर शक्तिशाली शिक्षक संघों का संगठन किया जाना चाहिए। ये शक्तिशाली जो शिक्षक संघ है ये शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके मानसिक स्वास्थ्य के विकास में अपूर्व योग दे सकते हैं। अगला बिंदु है प्रशिक्षण संस्थाओं का योग। प्रशिक्षण संस्थाएं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में योग दे सकती हैं। इसके संबंध में गेट्स व अन्य महोदय ने लिखा है कि प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा उत्तम नागरिक और मानसिक स्वास्थ्य के छात्रों का चुनाव शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकता है। अगला बिंदु है शिक्षक का योग। स्वयं शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में योग दे सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए गेट्स व अन्य ने लिखा है कि यदि शिक्षक अपने आप को अधिक अच्छी तरह समझ ले, यदि वह अपने आप को वैसा ही मान ले जैसा कि वो है और यदि वो अपने जीवन को निर्देशित करने में सक्रिय भाग ले तो वह अपने स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।